चैनल एग्जाम मंथन। माय नेम इज रचना और दोस्तों आज हम ज्योग्राफी का जो यहाँ पर पार्ट उठाने वाले हैं वो है अक्षांश, देशांतर, समय और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में हम जानेंगे। पहले हम जानते हैं विषुवत रेखा के बारे में, जिसे इक्वेटर भी कहा जाता है या फिर भूमध्य या फिर जीरो अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि पृथ्वी के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को विषुवत रेखा या इक्वेटर कहा जाता है। इसे 0 डिग्री पे मेंशन किया जाता है, इसीलिए इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। अगर बात की जाए विषुवत रेखा की, तो विषुवत रेखा भी एक अक्षांश रेखा है और ये सारे अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ा अक्षांश रेखा है। हमने देखा है कि जितने भी अक्षांश होते हैं वो क्या होते हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री ऐसे बढ़ते हुए जाते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की जरूरत क्यों पड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर जो बनाया है, यहाँ पर जो आपको सीधी सीधी लाइन दिख रही है वो क्या है, अपनी अक्षांश रेखा, और जो ऊपर से नीचे दिख रही है वो क्या है, अपनी विषुवत रेखा। याद रखिएगा कि जो विषुवत रेखा है वो कहां से स्टार्ट होती है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल में सारी विषुवत रेखा क्या होती है, मिल जाती है। दूसरी चीज अक्षांश रेखा की बात की जाए तो अक्षांश रेखा क्या होती है, जो 0 डिग्री हमारा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा, उसके क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। और ये टोटल कितनी होते हैं, ऊपर 90 और नीचे 90 और बीच का एक, तो मिला के टोटल 181 होते हैं। हम यहाँ बात करते हैं कि पृथ्वी पे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की जरूरत क्यों पड़ी। उससे पहले हम जानते हैं कि ये पृथ्वी पर खींची गई कोई ऐसी रेखा नहीं है, ये सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है जिसे बनाया गया है। और ये क्यों इसकी जरूरत पड़ी, याद रखिए, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं भी पृथ्वी के किसी भी कोने पे हैं, ठीक है, और ऐसी जगह भी होती है जहां लोग नहीं रहते, लेकिन आप मान लीजिए वहां फंस गए हैं, तो आप अपना लोकेशन कैसे बताएंगे कि मैं कहां पर हूं। तो इसे जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, मान लीजिए कि आप यहाँ कहीं पर हैं और ये जो है, ये वाली जो लाइन है वो मैंने मान ली है कि ये देशांतर 30 डिग्री की लाइन है और ये मैंने मान लिया कि ये अक्षांश 30 डिग्री की लाइन है। तो आप कैसे कहेंगे कि मैं 30 अक्षांश और 30 देशांतर पे हूं, तो इससे आपका लोकेशन पता करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि आप पर्टिकुलर कहां पर हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने पे रहे, अगर आपका देशांतर और अक्षांश ये दोनों आपको पता है तो लोकेट कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर कहां हैं। जैसे एग्जांपल कि मान लीजिए कोई आपका शत्रु है, कहीं पर आपको पता चल गया उसका लोकेशन और आपको उसको खत्म करना है। तो जैसे मान लीजिए कोई शत्रु यहीं पर है और आप यहाँ पर कहीं पर हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, मान लीजिए मिसाइल छोड़ना है, तो आप मिसाइल पे क्या करेंगे, वहां पर लोकेट कर देंगे क्या, 30 अक्षांश और 30 देशांतर। ये मिसाइल डायरेक्ट क्या होगा, यहाँ से जब लॉन्च होगा तो डायरेक्ट कहाँ होगा, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के सर पे या आसपास एरिया में गिरेगा। जो अगर उसका पर्टिकुलर लोकेशन है तो वो वहीं पर जाके गिरेगा और वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इससे आपको पता चला कि अक्षांश और देशांतर रेखा की जरूरत क्यों पड़ी, लोकेशंस के लिए बेसिकली। इसके बाद हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो कैसे बनती हैं, उसे मतलब किस तरीके से इसे बनाया गया है। याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेटर होता है या विषुवत रेखा होती है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपरी भाग को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध और निचले भाग को कहा जाता है दक्षिण गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब होता है आधा गोला, तो याद रखिए ये आधा गोला ऊपर और आधे गोले नीचे में बांट देता है। अब हम देखते हैं अक्षांश के रेखाओं के बारे में। इसे कैसे मेंशन करते हैं, आप सभी ने देखा होगा यहाँ पर जस्ट एग्जांपल के लिए कि ये जो सारी आपको रेखाएं दिख रही है, ठीक है, ये वाली जो रेखा दिख रही है ये सारी क्या है, अक्षांश रेखा। बट इसे बनाया कैसे गया है, तो हम देखते हैं कि बनाते कैसे हैं। सबसे पहले जो हमारा विषुवत रेखा है उसकी जो केंद्र है, यानी पृथ्वी का जो केंद्र है
वहां से क्या किया गया, आप कोई भी एक एंगल बना लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, मुझे निकालना है कि ये इस पॉइंट से कौन से डिग्री पे अक्षांश रेखा बनी है। तो मैं क्या करूंगी, इस पॉइंट को पृथ्वी के केंद्र से मिला दूंगी और फिर मेंशन करूंगी कि कितना डिग्री एंगल बना रहा है। मान लीजिए ये 30 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। तब इस पॉइंट से विषुवत रेखा के समांतर एक रेखा खींचूंगी, ठीक है। विषुवत रेखा के समांतर मैंने एक रेखा खींची, तो ये रेखा 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री अक्षांश। फिर बाद में आप इसे मिटा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रेखा मेंशन हुई वो है 30 डिग्री अक्षांश। इसे और तरीके से समझ लेते हैं। मैंने मान लीजिए कोई एक पॉइंट है यहां पर, अब उसका मुझे अक्षांश लोकेट करना है कि क्या है। तो फिर से मैं क्या करूंगी, इसे पृथ्वी के केंद्र से मिला दूंगी, इसका कोण देखेंगे कि कितना है। मान लीजिए इसका कोण 60 आता है। तब इस पॉइंट से विषुवत रेखा के समांतर एक रेखा खींचते हैं। इस रेखा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री अक्षांश। इसी तरह से क्या होता है, उत्तरी अक्षांश में भी पूरा होता है और इसी तरह से दक्षिणी अक्षांश में भी पूरा होता है। अब बात की जाए कितने अक्षांश रेखा होती है, तो याद रखिएगा कि ये हमारा मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये हमारा मान लीजिए साउथ पोल, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यदि मैं विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ती हूं तो टोटल कितनी लाइन आएगी, 90 लाइन आएगी। और ये कंटिन्यू, यहाँ तो पूरा बनाना पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पर मैं कुछ लाइंस बना देती हूँ समझने के लिए। बात करें हम उत्तरी गोलार्ध की, तो याद रखिएगा ये जो लाइन है विषुवत रेखा के समांतर लाइन बनेगी। दूसरी चीज आपको यहाँ पर मेंशन हो रही होगी कि हर एक लाइन क्या हो रही है, जैसे जैसे दूर जा रही है ये छोटी होते जा रही है। और याद रखिएगा कि इसकी टोटल कितनी लाइन बनती है, ऊपर 0 से स्टार्ट होती है। मान लीजिए यहाँ भी एक और ऐसी लाइन आएगी, फिर ये होगी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते हुए मेंशन लास्ट में जो नॉर्थ पोल है एक पॉइंट के रूप में मेंशन होता है और ये कहाँ कितना जाता है, 90 डिग्री तक। यानी हम देखेंगे तो यहां से लेके यहां तक टोटल कितनी बनी है लाइन अक्षांश की, 90 डिग्री, मतलब 90 लाइन बनी होंगी। इसी तरह से दक्षिण में अगर देखा जाए तो कितनी लाइन बनी होंगी टोटल, 90 डिग्री यहां तक भी बनता है, यानी कितनी लाइन बनी होगी, 90 लाइन बनी होगी। तब आपसे पूछा जाए तो कितने टोटल अक्षांश रेखा है, तो याद रखिए यहां से 1 से मेंशन कर रहे हो तो 1 से लेके 90, टोटल 90 लाइन हुई। यहां भी क्या होगा, 1 डिग्री से स्टार्ट होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 30, 60 और टोटल यहां पर जो 90 वाली लाइन हुई एक पॉइंट के रूप में मेंशन होगा। तो इस साइड टोटल कितनी हुई, 90। और दूसरा जो हमारा इक्वेटर है वो भी तो क्या कहलाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये भी एक क्या है, एक अक्षांश रेखा है। तो मैंने यहां पर कर दिया +1। जब सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 181। तो याद रखिएगा पृथ्वी में टोटल अक्षांश रेखा कितनी है, 181। अब बात करते हैं कि अगर मैं 0 डिग्री पर हूं, ठीक है, मान लीजिए मैं कहीं पर 0 डिग्री पे हूं और कोई दूसरा व्यक्ति 1 डिग्री पर है, तो हम दोनों के बीच कितना डिस्टेंस होगा, यानी कितनी दूरी होगी। यानी अगर मैं 0 डिग्री से 1 डिग्री में अगर मान लो चले जाती हूं तो मैं कितना डिस्टेंस कवर करूंगी। तो याद रखिएगा 1 डिग्री अक्षांश बराबर होता है 111 किलोमीटर। यानी
मेरे और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? अगर वो 1 अंश आगे है तो 111 किलोमीटर की दूरी पर वो होगा। इसके बाद हम देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होगी? जो 0 डिग्री पे होगी, जो सबसे बड़ी है और पृथ्वी के केंद्र से होके जाती है, जिसे इक्वेटर या भूमध्य या विषुवत रेखा या भी 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। और सबसे छोटी की अगर बात की जाए तो वो ध्रुवों पे बनती है, जो एक पॉइंट के रूप में मेंशन होती है, यानी नॉर्थ पोल यानी उत्तरी गोलार्ध और साउथ पोल मतलब दक्षिणी गोलार्ध में। इसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाओं के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाओं के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए विषुवत रेखा है अपना 0 डिग्री, उसके उत्तरी में क्या होगा? मान लीजिए ये हमारा विषुवत रेखा है, इसे मैंने क्या कर लिया? 0 डिग्री अक्षांश है जो अपने अक्षांश पर है। इसके ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री ऊपर जो रेखा है वो हमारी क्या कहलाती है? कर्क रेखा। और दक्षिण में 23.5 डिग्री पर जो रेखा है वो हमारी कहलाती है मकर रेखा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? तो याद रखिएगा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कर्क रेखा। याद रखिएगा जो कर्क रेखा है वो क्या है? अपने भारत के क्या है? 7 राज्यों से होकर गुजरता है। अब कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, हमारा जो पृथ्वी है वो क्या है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है और अपने ही अक्ष पे भी रोटेट कर रहा है और सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है? जो सूर्य की किरणें होती है यानी लंबवत किरणें की अगर बात की जाए तो लंबवत किरणें वो किरणें होंगी, अगर मान लीजिए मेरे जस्ट ऊपर सूरज है तो मेरी जो परछाई होगी वो क्या हो जाएगी? एक पॉइंट की तरह मेंशन होगी, मतलब मेरी परछाई लंबी ना होगी, मेरे पैरों के पास पड़ेगी, तो वो जो किरणें होती है वो क्या कहलाती है? लंबवत किरणें कहलाती हैं। तो याद रखिएगा कि सूर्य की जो लंबवत किरणें होती है एक साल में पूरी कहां से मेंशन होती है? विषुवत रेखा से स्टार्ट होती है और कर्क रेखा तक जाती है। इसके बाद कर्क रेखा से विषुवत रेखा में आती है, फिर इसके बाद विषुवत रेखा से मकर रेखा में जाती है और मकर रेखा से फिर विषुवत रेखा में आ जाती है। तो ये जो पूरा सर्कल है वो पूरे साल भर का है। तो याद रखिएगा कि साल भर में यहाँ विषुवत से कर्क रेखा, फिर कर्क से विषुवत, विषुवत से फिर मकर रेखा और मकर रेखा से फिर विषुवत रेखा। इसी में क्या होती है? जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत पड़ती है। याद रखिए, अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कर्क रेखा में जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो वो कौन सा महीना होता है या कौन सा डे होता है? तो याद रखिए, जो कर्क रेखा में लंबवत सूर्य की किरणें पड़ती है वो कब पड़ती है? 21 जून को पड़ती है। 21 जून को पड़ती है और इस समय क्या होता है? दिन काफी लंबा होता है और रात क्या होती है? छोटी होती है और ये गर्मी के सीजन में होता है। याद रखिएगा, क्योंकि अगर लंबवत पड़ रही है दैट मींस वहां पर क्या होगा? गर्मी का मौसम होगा, और जब यहाँ पर गर्मी का मौसम होगा तो मकर रेखा पे क्या होगा? ठंड का मौसम होगा। अब इसके बाद बात करते हैं, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है तब कौन सा डे होता है या कौन सा मंथ होता है? तो याद रखिएगा वो 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर के समय, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के साइड में होता है। 22 दिसंबर के समय क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? डे जो होता है, जो दिन होता है वो काफी लंबा होता है और जो नाइट होता है यानी जो रात होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। और जस्ट
22 दिसंबर के समय जब यहाँ पर गर्मी होती है तो याद रखिए कि इंडिया में क्या होता है, 22 दिसंबर के समय ठंड चलती है और जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ दिन बड़ी होती है तो रात छोटी होती है। लेकिन जैसे ही कर्क रेखा में उस समय क्या होता है, 22 दिसंबर के समय कर्क रेखा में क्या हो जाएगा, जो दिन है या जो दिन है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और रात कैसी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद ये तो हुई दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा की बात। लेकिन अगर आपको विषुवत रेखा की बात पूछी जाए तो विषुवत रेखा देखिए दोनों के मध्य पे बनता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, विषुवत रेखा में क्या होता है, कभी भी याद रखिएगा कभी भी दिन और रात छोटी बड़ी नहीं होती, वहां जितना बड़ा दिन होता है उतनी ही बड़ी क्या होती है, रात होती है। लेकिन जैसे ही जैसे आप ऊपर और नीचे बढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, दिन और रात में थोड़ा डिफरेंस आता है, दिन बड़ी हो जाती है तो रात छोटी हो जाती है, या फिर रात बड़ी होती है तो दिन छोटी हो जाती है। वो किस पे डिपेंड करता है, सूरज की लंबवत किरणों के रूप में। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सूरज की किरणें लंबवत यहीं पर पड़ती है। याद रखिए कि अगर पृथ्वी है तो सूरज की जो किरणें वो तो सारी दिशाओं में पड़ेगी, लेकिन अगर लंबवत की बात आए तो फिर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक में पड़ती है, बाकी क्या होता है यहाँ पर लंबवत नहीं पड़ती, सूरज की किरणें यहाँ भी जाती है। इस वजह से क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसलिए क्या होता है, काफी ठंडा होता है। दोस्तों बात की है अक्षांश रेखा की, तो अक्षांश जो रेखा होती है वो रेखा ना होगी कैसा है, वृत्त का रूप है। आप यहाँ पर से समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मान लीजिए कि ये है अपना 0 डिग्री अक्षांश है, तो 0 डिग्री अक्षांश है, तो ये आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा कि अगर मान लीजिए कि ये है अपना 80 डिग्री अक्षांश, चित्र में आप लोग मेंशन करते हैं उसे कैसे लिखते हैं, सीधी लाइन लिखते हैं। लेकिन ये क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए एक बॉल है और बॉल में क्या कर रहे हैं, आप पूरी साइड में क्या कर रहे हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि अक्षांश जो रेखा होती है वो रेखा ना होगी कैसा है, एक वृत्त का रूप लेता है, क्योंकि वो क्या होता है पृथ्वी के पूरे गोल राउंड में लेता है। लेकिन यहाँ बात की जाए देशांतर रेखा की, तो देशांतर रेखा जो होती है वो रेखा होती है ना कि वृत्त। आप अगर कहेंगे कि वृत्त के ऊपर और नीचे कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है। याद रखिएगा कि जो देशांतर रेखा है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल में जाके वो खत्म हो जाता है। अगर मान लीजिए मैंने मान लिया कि ये कोई 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो याद रखिएगा कि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो कहां से स्टार्ट होगी, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी और कहां हो जाएगी, साउथ पोल में। सारी देशांतर रेखा क्या हो जाएगी, एक पोल में जाके इकट्ठा हो जाएंगी। दूसरी चीज, जस्ट इसके पीछे जो एक लाइन बनेगी, यानी 0 डिग्री के बाद जो लाइन बनेगी वो दूसरी देशांतर रेखा कहलाएगी। हर एक देशांतर रेखा अपनी खुद की एक देशांतर रेखा कहलाती है। अब इसके बाद देखते हैं कि कितनी देशांतर रेखा हो सकती है। पहली चीज याद रखिए, जो पृथ्वी है अपना ऐसा हम लोग सर्कल लेते हैं, तो सर्कल में अगर मैं आपसे पूछूं सर्कल में टोटल कितना कोण बनेगा, तो मान लीजिए मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। ये वाला जो फर्स्ट कोण है वो कितना होगा, 90, और ये भी कितना होगा 90, ऑलमोस्ट सभी कितने हो जाएंगे 90। जब तीनों को ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 360 डिग्री, यानी सर्कल जो है वो कितने का बनता है 360 डिग्री का। ये जो पोर्शन है आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि जैसे मान लीजिए मैंने इसे 20 से काट दिया है, ठीक है, तो ये वाली जो अक्षांश रेखा है जब वो सर्कल राउंड करेगा तो वो ये वाली रेखा है, ठीक है। अब ये जो देशांतर रेखा बन रही है वो कहां बनेगी, पृथ्वी की इस साइड कोने में, ठीक है। तो जब ये पूरा एंगल 360 का बन रहा है और तब मैं हर एक लाइन को इससे मिलाऊंगी तो कितने एंगल्स बन जाएंगे, ऐसे में टोटल 360 एंगल बनेंगे। बात करते हैं भूमध्य रेखा की। भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री जो अक्षांश है इसकी टोटल लंबाई अगर देखी जाए तो वह है 40,076। अब 40,076 को मान लीजिए मैं किससे डिवाइड कर रही हूं, 360 डिग्री से, ठीक है। तो 360 डिग्री से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो मुझे कितना मिलेगा 11.32।
यानी हर एक देशांतर रेखा के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 111.32। दूसरी बात, जब हम अक्षांशों की बात कर रहे थे तो मैंने कितना बताया था? 111। तो आप उसे सिमिलरली ले सकते हैं कितना? 111 किलोमीटर से मेंशन कर सकते हैं, ये किलोमीटर में। यानी आपसे अगर पूछा जाए दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है, तो याद रखिएगा कितनी है? 111.32 किलोमीटर या फिर सिमिलरली 111 किलोमीटर। अब बात करते हैं 0 डिग्री अक्षांश की। याद रखिएगा कि 0 डिग्री जो हमारा अक्षांश है वो कहां से गुजरता है? लंदन के ग्रीनविच सिटी से होकर गुजरता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर या फिर ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए अकॉर्डिंग टू समय, कि याद रखिएगा कि जो देशांतर रेखा है वो समय का निर्धारण करती है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, 0 डिग्री पे खड़ा है और मैं खड़ी हूं 1 डिग्री पे, तो हम दोनों के टाइम में कितना डिफरेंस होगा? बात की जाए टाइम में क्यों डिफरेंस आ रहा है, तो पहले एक चीज ध्यान दे देते हैं कि पृथ्वी को पूरा एक चक्कर लगाने में कितने घंटे लगते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पृथ्वी को एक घूमने में, पूरा एक चक्कर घूमने में कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं। अगर मान लीजिए मैं इसको मिनट में चेंज कर दूं तो क्या करूंगी? 24 इंटू 60 मिनट, मतलब कितना हो जाएगा? 1440 मिनट हो जाएगा। अब याद रखिए कि मैंने कितना बताया, यहाँ पर कितने देशांतर रेखा है? 360 देशांतर रेखा। याद रखिएगा 360 देशांतर रेखा है। और अक्षांश रेखा की बात की जाए तो वो कितनी है? 180। अब मान लीजिए कि 1440 मिनट है, ये टोटल पूरा एक चक्कर लगाने में समय लगा है। अब ले लेते हैं कि अगर मैं 1 डिग्री का निकालूं, यहाँ पर 1 डिग्री का निकालूं, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे देखिए कि 360 डिग्री कितना टाइम लग रहा है? टोटल 440 मिनट लग रहा है। तो मुझे अगर 1 डिग्री का निकालना है तो वो कितना हो जाएगा? 440 डिवाइड बाय 360, मतलब कितना आ जाएगा? 4 मिनट। यानी अगर मैं यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ 0 डिग्री पे खड़ा है और मैं खड़ी हूँ 1 डिग्री देशांतर पर, तो हम दोनों की जो टाइम में डिफरेंस होगा वो कितने का होगा? 4 मिनट का। जैसे एग्जांपल इसे समझते हैं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ 0 डिग्री पे खड़ा है और कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, मान लीजिए ये 30 डिग्री पर है, और कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है वो 15 डिग्री पर है। तो देखते हैं कि उनके टाइम में कितना डिफरेंस आएगा। याद रखिए कि हर एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। यानी यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके अकॉर्डिंग हम अगर समय निकालें तो जो 15 डिग्री पे खड़ा है वो कितना होगा? 15 इंटू 4, यानी 7 मिनट। 7 मिनट या फिर बोला जाए तो 1 घंटा। यानी ये व्यक्ति 1 घंटा क्या होगा? आगे इसका समय होगा। दूसरा, अगर जो 30 पे खड़ा होगा, यानी 30 इंटू आप 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 मिनट, मतलब क्या हो जाएगा? 2 आवर्स। तो इसके अकॉर्डिंग इसका समय कितना होगा? 2 घंटा ज्यादा होगा। अब देखते हैं पूर्वी देशांतर रेखा और पश्चिम देशांतर रेखा के बारे में। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि समय के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है, मतलब देशांतर में जो चेंज होता है वो कैसा होता है। मैंने मान लो ये ग्लोब है, हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है। जो देशांतर रेखा है, इस साइड की देशांतर रेखा क्या कहलाएगी? ये ईस्ट वाला साइड है, ठीक है। ये वेस्ट वाला साइड है। ईस्ट मतलब अपना पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है और वेस्ट वाले साइड में पश्चिमी देशांतर रेखा कहलाती है। याद रखिए, मान लीजिए कि हमारा सन है,
ठीक है। पहली जो रोशनी पड़ेगी वो कहां पर पड़ेगी? पूर्व साइड में पड़ेगी। हम तभी कहते हैं कि पूर्व से क्या हुआ? सूरज उगा है, ठीक है। पूर्व साइड सबसे पहले रोशनी पड़ेगी, यानी जो उजाला होगा, यानी जो दिन होगा वो सबसे पहले कहां होगा? पूर्व साइड होगा। उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होते जाएगा? बढ़ते हुए जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि पूर्व साइड और ये रहा अपना पश्चिमी साइड। तो पूर्व साइड पहले सुबह होगी, उसके बाद क्या होगी? पश्चिम की साइड उसके बाद सुबह होगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 0 डिग्री के अकॉर्डिंग देखिए, तो जो भी समय रहेगा, याद रखिएगा, जो भी समय रहेगा यहाँ पहले समय होगा। यानी मान लीजिए अगर यहाँ पर 12 बज रहा है तो यहाँ पहले ही सुबह हो चुकी होगी, यानी यहाँ पहले सुबह हो गई, यानी पहले कुछ घंटे आगे चल रहा होगा यहाँ पर। और पश्चिम की अगर बात की जाए तो पश्चिम में बाद में सुबह होगी, यानी उसका टाइम कैसे चल रहा होगा? पीछे चल रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपसे पहले बताया, यहाँ पर मान लीजिए ये 15 डिग्री का था। 15 डिग्री में हमने क्या लिया था? वो 1 घंटे आगे चल रहा है। 1 घंटे आगे चल रहा है मतलब यहाँ कितना बज गया होगा? 1 बज गया होगा। और 30 डिग्री पे हमने क्या लिया था? 2 घंटे आगे चल रहा है, मतलब यहाँ पर क्या बज रहा होगा? 2। तो आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ 2 बज रहा है। इसके बाद जैसे जैसे पीछे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? टाइम कम होते जाएगा। यहाँ 1 बज रहा है, यहाँ 12 बज रहा है, और फिर यहाँ पर और कम होते जाएगा, यानी 10 बजेगा, फिर 9 बजेगा। यानी जैसे जैसे हम पीछे बढ़ते जाएंगे क्या होते जाएगा? टाइम कम होते जाएगा। और हर देशांतर रेखाओं के बीच कितना डिफरेंस है? 4 मिनट का डिफरेंस है। इसके बाद हम देखते हैं भारत के मैप में देशांतर रेखाओं का क्या है। भारत का जो मैप है वो काफी क्या है? विस्तृत है, ठीक है। देशांतर रेखा काफी लंबी है, उसमें बहुत सारी देशांतर रेखा आ जाएंगी। तो उसके बाद हम देखते हैं भारत के मैप में भारत का जो बोला जाए क्षेत्र है वो काफी विस्तृत है। इस पे अगर देशांतर रेखा देखी जाए तो काफी सारी देशांतर रेखा क्या हो सकती है? खींची जा सकती है। तो यहाँ पर काफी सारी देशांतर रेखा क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। अब इससे क्या होगा पहले ये जान लेते हैं। याद रखिए कि जो गुजरात का एंड होता है वहां से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसका क्या पॉइंट है? 68.7 डिग्री। दूसरा यहाँ से जो अरुणाचल प्रदेश के एंड से होकर जाती है वो कितनी है? 97.25 डिग्री। मैंने अभी बताया था आपसे कि हर एक देशांतर रेखा के बीच कितनी गैपिंग होती है? 4 मिनट का। तो हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक टाइम का कितना डिफरेंस होता है। तो हम इसे क्या करते हैं? कैलकुलेशन करके देखते हैं। अगर आप 97.25 पे 68.7 को मेंशन करेंगे, मतलब घटाएंगे, तो 29 अप्रॉक्स कुछ जाएगा। हम मोटा मोटा उसे 30 ले लेते हैं, ठीक है। 30 ले लिया। मैंने आपसे भी बताया कि हर एक डिग्री का कितना होता है? 4 मिनट। तो 4 मिनट से अगर उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? 120 मिनट, मतलब कितना हो जाएगा? 2 घंटे। 2 घंटे, यानी अरुणाचल प्रदेश अगर देखा जाए, क्योंकि वो पूर्व साइड में है, ठीक है, तो पूर्व से क्या होता है? सूर्योदय होता है। तो सबसे पहले जो सूर्योदय होगा वो कहां पर होगा? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद गुजरात में होगा। बट अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में जो समय है वो कितना अंतर आ रहा है? 2 घंटे का अंतर आ रहा है। तो ऐसे में तो भारत के हर जगह में समय अलग अलग हो जाएगा। उसको बराबर करने यानी मेंशन करने के लिए सब जगह एक ही समय हो, तो क्या किया गया है? भारत के एक देशांतर रेखा जिसे कहा जाता है मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, और ये कितने डिग्री से होकर जाती है? 82.5 डिग्री से होकर जाती है। याद रखिएगा 82.5 डिग्री से होकर जाती है और इसे मानक समय रेखा कहा जाता है। अब मानक समय रेखा क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका जो समय है यानी ओवरऑल इंडिया का जो समय है इसी रेखा से लिया गया है, इसलिए माना गया है, इसलिए इसे मानक समय रेखा कहा जाता है। अब इसके किस
क्योंकि ये लाइन तो बहुत बड़ी है, हर एक प्रदेश में होके जाएगी। तो कौन से राज्य में से लिया गया है? तो याद रखिएगा इलाहाबाद के नैनी से समय लिया गया है। दूसरी बात, क्वेश्चन इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि जो अपना मानक समय रेखा है वो भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है? तो याद रखिएगा 5 राज्य से होकर गुजरता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूपी, उसके बाद एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य से होके हमारा क्या होता है? मानक समय रेखा गुजरती है। दोस्तों हमने देखा कि भारत का जो मानक समय है वो कौन सी लाइन होती है? 82.5 या फिर 82.5 डिग्री। अब बात की जाए 0 डिग्री, जिसको हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लंदन की ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 डिग्री यानी जो ग्रीनविच रेखा है वो भारत के मानक समय में कितना डिफरेंस है? मैक्सिमम क्वेश्चन आता है कि जो ग्रीनविच का समय है वो मानक समय से कितना डिफरेंस है। तो हम उसको निकाल के देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम हमको पता है कि हर एक देशांतर रेखा में कितना टाइम का डिफरेंस होता है? 4 मिनट का। तो ये जो लाइन है 82.5, इसमें देखते हैं कि कितना टाइम होगा। अगर मैं ये मान लेती हूँ फिलहाल के लिए 82.5 का सबसे पहले निकालते हैं। 82 का अगर मैं निकालने जाऊं तो 82 इंटू 4 करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा टोटल? 328। और देखिए एक डिग्री का कितना होता है? 4। तो हाफ डिग्री का कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर कितना है? 82.5। मतलब मैं इसमें क्या करूंगी? 2 डिग्री और ऐड करूंगी। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 330 मिनट। अगर इस 330 मिनट को मैं कन्वर्ट करूं आवर में तो ये कितना हो जाएगा? 5 आवर और 30 मिनट या फिर 5:30। अगर मान लीजिए कि लंदन में अभी दोपहर के 12 बज रहे होंगे, ठीक है? लंदन में अभी दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तो इंडिया में कितना बज रहा होगा? अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इंडिया में कितना बज रहा होगा? शाम के 5:30। क्यों? क्योंकि ग्रीनविच समय से इंडिया कितने आगे है? 5.5 घंटा आगे है। इसके बाद अगर यही चीज पूछा जाए, ये तो बात हुई किसकी? पूर्व देशांतर रेखा की। याद रखिएगा कि 0 डिग्री से जो पूर्व में है वो सारी पूर्व देशांतर रेखा कहलाएंगी और 0 डिग्री के पश्चिम में जितनी है वो सारी क्या कहलाएंगी? पश्चिमी देशांतर रेखा कहलाएंगी। इससे पहले मैंने बताया था कि पूर्व में सूर्योदय पहले होता है यानी इसका टाइम आगे होगा और पश्चिम में सूर्योदय बाद में होता है यानी उसका टाइम क्या होगा? पीछे हो जाएगा। अगर यही चीज मैं कहूं आपसे कि पश्चिम के 22:30 में सेम उसी टाइम कितना बज रहा होगा? तो याद रखिए कि अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं ग्रीनविच समय में तो उससे 5.5 घंटा पीछे, 5.5 घंटा पीछे मतलब कितना हो जाएगा? सुबह के 6:30 बज रहे होंगे। तो देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है। यहाँ पर पश्चिम में अगर देखा जाए तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं और उसके बाद लंदन में देखा जाए तो कितना बज रहा होगा? समय 12 बज रहा होगा। और अगर इंडिया में देखा जाए, इंडिया का जो मानक समय है उसमें कितना बज रहा होगा? शाम के 5:30 बज रहे होंगे। इसके बाद हम देखते हैं देशांतर रेखाओं से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जाती है तो उनकी क्या हो जाती है? जो वो वृत्ताकार होती है और उनकी क्या होती है? वृत्त छोटे बनते जाते हैं। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये क्या होती है? सीधी रेखा होती है। आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो रही है? सारी देशांतर रेखा जैसे ही नॉर्थ पोल या साउथ पोल में आ रही है तो इनके बीच का गैप क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। और सबसे ज्यादा अगर बोला जाए डिस्टेंस तो वो कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा पे ही सबसे ज्यादा उनका डिस्टेंस होता है यानी ज्यादा दूरी होती है। और जैसे जैसे वो ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं उनकी दूरी क्या होती जाती है? कम होती जाती है।
और इसके बीच की दूरी मैंने बताई थी, विषुवत रेखा पे इसकी दूरी कितनी थी, 1.32 किलोमीटर, यानी 111.32 किलोमीटर के आसपास। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टोटल अगर देशांतर रेखाओं की अगर बात की जाए तो टोटल कितनी देशांतर रेखा है, 360 देशांतर रेखा है, जिसमें से क्या है 180 देशांतर रेखा क्या है, पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है, और 180 क्या कहलाती है, पश्चिमी देशांतर रेखा कहलाती है। तो याद रखिएगा कि 180 पूर्वी देशांतर रेखा होंगी और 180 क्या हो जाएंगी, पश्चिमी देशांतर रेखाएं होंगी। तो टोटल मिला के कितनी हो जाएगी, 360। अब हम इसको क्या करते हैं, मैं फॉर्मूले समझाने के लिए इसको पूरा ओपन कर दिया, यानी सर्कल को हम पूरा क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि जो 0 डिग्री वाला है, जो ग्रीन में से होकर जा रहा है, मैंने इसे यहाँ पर ले लिया 0 डिग्री, बाकी सारा अपना देशांतर रेखा मैंने ऐसे मेंशन कर लिया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि अगर 180 डिग्री पूर्व में देशांतर रेखा होंगी और 180 डिग्री क्या हो जाएंगी, पश्चिम में देशांतर रेखा हो जाएंगी, तो ये वाली जो होगी वो क्या कहलाएगी, 180 पूर्व देशांतर रेखा, और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, 180 पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक, अब हमको पता है कि हर एक देशांतर रेखा कितना का डिस्टेंस कवर करती है, 4 मिनट का। तो 180 यानी यहां से लेके यहां तक अगर निकालेंगे तो कितना टाइम डिफरेंस होगा, क्या निकालेंगे, 180 इंटू 4। तो टोटल कितना आ रहा है, 12 घंटे। तो याद रखिएगा कि यहां पर क्या होगा, 12 घंटे आगे चलेगा, क्योंकि ये पश्चिम पूर्व में है, और पश्चिम में यही क्या हो जाएगा, 12 घंटे पीछे चलेगा। तो टोटल ओवरऑल जो पृथ्वी को एक दिन में कवर करने में कितने घंटे लगते हैं, 24 घंटे। तो 12 और 12 मिला के टोटल कितना हो जाएगा, 24 घंटे हो जाएगा। अब बात की जाए 180 पूर्वी देशांतर रेखा और 180 जो पश्चिम देशांतर रेखा है, ये एक ही देशांतर रेखा है। अगर आप इसको गोल फोल्ड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, एक जगह मिलेंगी, यानी जो 180 पूर्व और पश्चिम देशांतर रेखा है वो एक ही रेखा है। अगर पूर्व की तरफ से देखेंगे तो उसे 180 पूर्व देशांतर कहेंगे, और अगर पश्चिम की तरफ से देखेंगे तो 180 पश्चिम देशांतर रेखा कहेंगे। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड मैप में सारी रेखाएं, यानी इक्वेटर, कर्क रेखा, मकर रेखा, इन सब के बारे में। अगर बात की जाए कर्क रेखा या फिर मकर रेखा या फिर अपना इक्वेटर से रिलेटेड, जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, तो ये 0 डिग्री होता है, यानी इसका नॉर्थ या साउथ दोनों भी कहा जाता है। 0 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों एक ही लाइन है इक्वेटर। ये इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास हो रहा है अपना, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, फिर यहाँ से पास हो रहा है, जैसे आप मैप में देख सकते हैं। इसके बाद है जो अपना कर्क रेखा है, ये ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है, जिसे हम 23.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं। ये कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, अपना नॉर्थ अमेरिका से, अफ्रीका से, फिर यहाँ इंडिया से होते हुए पास हो रहा है। इसके बाद है अपना मकर रेखा। मकर रेखा जो कहाँ से पास होती है, 23.5 डिग्री साउथ से पास होती है, जिसे ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहा जाता है। ये कहाँ से पास हो रही है, साउथ अमेरिका से पास हो रही है, अफ्रीका से पास हो रही है और ऑस्ट्रेलिया से होते हुए चले जाते हैं। इसके बाद 2 रेखाएं और देख लेते हैं। 66.5 डिग्री साउथ में अगर है तो अंटार्कटिक सर्कल कहलाता है, क्योंकि अंटार्कटिक ओशन से होते हुए पास होता है। इसके बाद 66.5 डिग्री जो नॉर्थ है, वो जो लाइन है वो आर्कटिक सर्कल कहलाता है, क्योंकि ये आर्कटिक ओशन साइड पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 0 जो हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ये कहां से पास हो रहा है, ये जो पोर्शन है ये रहा अपना लंदन। तो लंदन से मेनली इसका समय लिया गया है, और वो कहां से पास हो रहा है, लंदन से और फिर अफ्रीका से होते हुए ये अंटार्कटिक ओशन को काटते हुए जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ रोचक चीजें,
याद रखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो समय आगे चलता है और पश्चिम देशांतर रेखा का समय कैसे चलता है, पीछे चलता है। तो यहाँ पर जो हमारा 180 डिग्री है वो कुछ यहाँ पर आता है, ये रहा 180 डिग्री। इसे पूर्व और पश्चिम दोनों कहा जाता है। मैं फिलहाल इस पार्ट को मेंशन करती हूँ इस साइड में। तो क्या होगा, इसका कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर ले लेते हैं, यानी ये वाले क्वेश्चन को अगर मैं सर्कल करूँ ना, जो अपना वृत्त होता है उसको जब सर्कल करूंगी तो किधर आ जाएगा, ये कुछ क्वेश्चंस मैं किधर ले रही हूँ, इस साइड ले रही हूँ, तो वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। यानी ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, मैथ के अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, अब देखिए कि मान लीजिए कि 180 डिग्री जिसे पूर्वी और पश्चिम देशांतर रेखा कहते हैं। हमें पता है कि पूर्वी देशांतर रेखा में समय कैसे चलता है, आगे चलता है, और पश्चिम में कैसे चलता है, पीछे चलता है। यहां से लेके यहां तक जो समय का जो अंतर था, जो यानी जो कितना समय, कितने घंटे आगे चल रहा था, 12 घंटे आगे चल रहा था। और इस साइड अगर देखा जाए तो 12 घंटे कैसे चल रहा है, पीछे चल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा कि 180 डिग्री को क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों कहा जाता है, इसका रोचक चीज जानते हैं हम। सबसे पहले ध्यान देना, यहां पर अगर मैं कहूं कि अभी मंगलवार है, मान लीजिए, ठीक है, मंगलवार है और मंगलवार के समझ लीजिए कि दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो इस क्वेश्चन पे क्या होगा, यहाँ पर 12 घंटे पीछे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर और 12 घंटे पीछे, मतलब टोटल कितना हो गया, एक दिन पीछे हो गया। तो जैसे ही एक दिन पीछे हो गया, मैं तो यहाँ पर कर सकती हूँ, एक दिन पीछे मतलब क्या हो जाएगा, ये सोमवार का दिन हो जाएगा। तो याद रखिए, जैसे ही कोई व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय यानी 180 डिग्री रेखा को पार करता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, तो वो पूरे कितने दिन के अंतर पे आ जाता है, एक दिन के अंतर पे आ जाता है। मतलब अगर इस साइड अगर मंगलवार है तो 180 डिग्री के आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार। और क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो साइड है वो पश्चिमी साइड वाला है, पश्चिमी देशांतर रेखा, जो कि इस साइड का पोर्शन है। तो ये याद रखिएगा कि इससे पूरा कितने दिन का डिफरेंस हो जाता है, एक दिन का। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। समय मैंने बता दिया, जो समय होता है, भारत का जो समय होता है वो कहां से लिया जाता है, ये जो रेखा है 82.5 डिग्री, जिसे मानक समय, भारत मानक समय कहा जाता है। और ये कहां से लिया गया है, इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। और अगर 0 डिग्री का देखा जाए तो इसका जो समय है वो कहां से लिया गया है, लंदन से लिया गया है। इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। देशांतर रेखा जो होता है वो समय बताने के लिए मेनली यूज किया जाता है। अक्षांश रेखा की बात की जाए तो अक्षांश रेखा में 3 जो है वो मेन है, आपका इक्वेटर हो गया, कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया। दूसरी चीज याद रखिएगा कि सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो कहां से कहां तक जाती है, कर्क रेखा से मकर रेखा तक, राउंड बाय राउंड, यानी विषुवत से कर्क रेखा से फिर मकर रेखा से फिर विषुवत रेखा।